हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने जितने भी थे यूरोपीय कंपनी का आगमन या जो ब्रिटिश द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे वो हमने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किससे सहायक संधि या ब्रिटिश राज्य की स्थापना जो सहायक विशेष नीतियाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो पहला, सुरक्षित घेरे की नीति या इसको रिंग फेंस पॉलिसी भी बोला जाता है। 1765 से 1813 के मध्य ये एक लाइव है। और कुछ जगह पे आपके यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग भी दिखाई देगा लिखा हुआ, तो वहाँ पे आपको वॉरेन हेस्टिंग ही लगाना है। तो ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग की हम बात करें, सुरक्षित घेरे की नीति, तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में ऐसे समय पे अपना कार्यभार संभाला था जब जो अंग्रेज थे मराठा और मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों से युद्ध का सामना कर रहे थे। तो सुरक्षित घेरे की नीति की हम बात करें तो इसको लाने का उद्देश्य क्या था हेस्टिंग का। तो इसका उद्देश्य था कि जो बफर जोन है, बफर जोन बना करके, ये हो गया ब्रिटिश राज्य, और इसके चारों तरफ हम एक बफर जोन बना दें और बफर जोन बना करके हमारी कंपनी की सुरक्षा हो जाए। ठीक है। और यही इस नीति का उद्देश्य आपको जब आगे हेस्टिंग वो मराठा और मैसूर के साथ युद्ध होते हैं उसमें इसकी नीति प्रतिबिंबित भी होती है। उसमें क्या था, इसने बोला कि उन राज्य जो उनके स्वयं के खर्चों पर और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध इनको जो सैनिक क्षमता या सैन्य मदद प्रदान करना था राज्यों को, यही इनका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं सहायक संधि की। तो सहायक संधि का टाइम पीरियड 1798 से 1805। इसको सब्सिडायरी अलायंस भी बोलते हैं। ये वेलेजली लाया। ठीक है। भारत के जो देशी राज्यों के साथ संबंधों में इसका प्रयोग किया गया। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था सहायक संधि का, भारत में अंग्रेजी जो सत्ता थी उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना, और दूसरा नेपोलियन के भय को टालना। आगे इसी इसी के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति भारत में अंग्रेजों को हुई। ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत ये 1844 से 56 के मध्य कौन लाया, डलहौजी। और डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा जो राज्य विस्तार किया इसी ने किया। 8 वर्षों में इसने शासन किया और 8 ही राज्यों का इसने विलय किया। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम शांतिपूर्ण विलय की नीति भी बोला जाता है यदि इसकी जगह पर कहीं पर आए। शांतिपूर्ण विलय की नीति, नीति भी से कहा जाता है। डलहौजी का मानना था क्या कि जो झूठे रजवाड़े हैं और ये मध्यस्थ शक्ति जो प्रजा को परेशान किए हुए हैं, इसकी नज़र में जो यहाँ के स्थानीय राज्य थे और उनके प्रशासक वो अपनी जनता को परेशान रखते हैं, उनसे उसको निजात दिलाना। दूसरा, जो मुगल सर्वसत्ता का जो मुखौटा इन्होंने पहना था उसको समाप्त कर दिया जाए देशी राज्यों का। और ये उत्तराधिकारी होने का, मुगलों का उत्तराधिकारी होने का दम भरते थे ना स्थानीय राज्य, उनका सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। ये हो गया। चलो देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। तो पहले देखते हैं सुरक्षित घेरे की नीति। ये बफर स्टेट हो गया, ये ब्रिटिश साम्राज्य हो गया, कंपनी हो गई इसमें। और ये बफर स्टेट बनाया दूसरे राज्यों को, जैसे अफगानिस्तान हो गया यहाँ पे, और बफर स्टेट के रूप में काम किया। और यहाँ पे दूसरे देश आएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो सुरक्षित घेरे की नीति एक रक्षात्मक रणनीति थी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनाई। उद्देश्य, कंपनी के क्षेत्र के चारों ओर एक बफर जोन बनाना, बाहरी खतरों जैसे मराठा और अफगानों से अपनी कंपनी की रक्षा की जा सके। तो कंपनी पड़ोसी रियासतों के साथ इसमें गठबंधन करती थी, उन्हें अपनी रक्षा के लिए सेना बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती थी। उदाहरण की बात करें तो मैसूर और मराठों के खिलाफ जो युद्ध में कंपनी ने अपने क्षेत्रों के आसपास मध्य राज्य बनाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ, इस नीति के परिणाम स्वरूप कंपनियों को कुछ हद तक बाहरी खतरों से सुरक्षा भी मिली, लेकिन इसने कई भारतीय रियासतों को कंपनी की निर्भरता में डाल दिया। आगे बात करते हैं हम सहायक संधि की। तो वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, अतः साम्राज्य विस्तार के लिए उसने सहायक संधि की नीति को अपनाया। लेकिन इससे पूर्व की हम बात करें तो डुप्ले भी ऐसा प्रयोग कर चुका था। ये सहायक संधि की हम बात करें और क्वेश्चन इस तरीके से आए तो किसका ने
इसका प्रारंभ किया था, तो डुप्ले ही हमें लगाना होगा आंसर। तो इसका वास्तविक प्रयोग वेले जली नहीं किया। इस नीति को लाने के दो कारण थे। क्या? ब्रिटिश राज्य को मजबूत एवं सुरक्षित बनाना, और दूसरा नेपोलियन एवं रूस के हमले के खिलाफ एक रक्षा कवच तैयार करना। क्या था इसमें भाई? यह संधि देशी राज्य और ब्रिटिश राज्यों के बीच, ब्रिटिशों के बीच होती थी, और इसमें देशी राज्य को एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी होती थी। इसका खर्च किसको देना होता था? देशी राज्य को ही देना होता था। संधिकर्ता जो भी राज्य था वो कंपनी के अधीन माना जाता था, और इस देशी राज्य, ये जो स्थानीय राज्य थे, वो कंपनी से बिना पूछे संधि के बाद ना तो किसी से मित्रता कर सकते थे और ना ही शत्रुता कर सकते थे। दूसरा, कंपनी के शत्रु, जो भी कंपनी के शत्रु थे, उनको देशी राज्य ना तो अपने सैन्य और ना ही प्रशासनिक सेवा में शामिल भी नहीं कर सकते थे। अगर ये बात करें तो कंपनी देशी राज्य को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की गारंटी देती थी। इससे इनका पर भारी बोझ बढ़ा। भाई ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रख दी राज्य में ला करके, इसका खर्च किनको उठाना पड़ा? इनको। अब कंट्रोल किसका हो गया? कंपनी का। आगे इसी तरीके से बात करें, व्यापगत का सिद्धांत आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लाया? डलहौजी। ये भी एक आक्रामक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था, और इसने जिस नीति का अनुसरण किया उसी को ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। देशी राज्य की संरचना पर डलहौजी की राय की हम बात करें तो इसका मानना था भारत में 3 प्रकार की देशी रियासतें हैं। ठीक, कैसी? वे जो कभी भी कंपनी के अधीन नहीं थी और ना ही कंपनी को कर देती थी। दूसरा, वैसी रियासतें जो मुगलों और पेशवाओं के अधीन थी लेकिन अब कंपनी के अधीन है। और तीसरा, वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई है या पुनर्जीवित की गई हैं। अब ये डलहौजी बोलता है कि जो रियासतें मुगलों और पेशवाओं के अधीन थी और कंपनी के अधीन है, और जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई हैं, यानी दूसरे और तीसरे मामले में उनका इसका मानना था कि इन्हें दत्तक पुत्र रखने का, यदि किसी के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। ठीक। और दूसरा आगे बोलता है कि दत्तक पुत्र का उसकी राज्य की संपत्ति पे ही अधिकार होगा, राजा की संपत्ति पर अधिकार होगा, राज्य पर नहीं। देखते हैं व्यापगत नीति की शर्तों में क्या कहा गया। यहाँ पे हम आपको बता दें कि सहायक संधि की बात करें तो ये सहायक संधि लागू कर की, और सबसे पहले किसने अपनाया इसको? निजाम। निजाम के बाद मैसूर और मराठे, इन्होंने सहायक संधि अपनाई। आगे बात करते हैं व्यापगत का सिद्धांत की। तो व्यापगत की नीति, इसमें कहा गया कि जिन राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने किया या अधीन है, उन्हें अंग्रेजों के बिना किसी भी शासक को पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं था। माना कि गया है कि दत्तक पुत्र का राज्य की व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकार है, राज्य पर नहीं। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसके तहत मिलाए गए राज्य की। तो इसके तहत जो जो राज्य मिलाए गए थे, पहला, इनका देखो एक क्रम भी है, इसकी एक ट्रिक की हम बात करें तो सस बुझान हम लिख सकते हैं। से हो गया सतारा, दूसरे से हो गया संबलपुर, संबलपुर के बाद बैसा हो गया बघाट, और ऊसा हो गया उदयपुर, उदयपुर के बाद झैसा हो गया झांसी, और झांसी के बाद नैसा हो गया नागपुर। और इनके हम क्रम की बात करें तो यहाँ पे भी क्रम है, एक है सतारा महाराष्ट्र 48 में, संबलपुर और जैतपुर उड़ीसा में पड़ते हैं तो ये 1849 में, बाघाट पंजाब में पड़ता है 1850 में, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है 1852 में, और झांसी 1853 और नागपुर 54 में। अब इस आपको बस इतना ध्यान रखना है, 10 बुझान और उसी के नीचे टेप देना 48, 49, 50, 52, 53, 54। तो ये यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा छूटेगा नहीं। फिर बात करें, इसने अवध को भी, डलहौजी ने अवध को भी मिलाया 1886 में, मिला लिया, लेकिन इसका आधार क्या था? कुप्रशासन था। यहाँ पे अवध में जो भी सैन्य टुकड़ी थी, ये जो भी ब्रिटिश कंपनी के लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया और बड़ा चढ़ा करके डलहौजी को बातें बताई, और उसी आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। ब्रिटिश काल में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार हम बात करें तो डलहौजी के काल में माना जाता है। हम बात कर रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, 7 तो ये हो गया, और एक हो गया अवध, यानी 8 वर्षों के शासन में इसने 8 स्थानीय
जो भी रियासतें थी उनका विलय। तो ये हो गया आपका इस वीडियो में, बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको नई वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।